नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। आज हम एमपी पीजीसीएल यानी कि मध्य प्रदेश में जो पावर जनरेशन का एग्ज़ाम हुआ है 1 जून 2024 को, उसके पेपर का आज हम रिव्यू करने वाले हैं, पेपर का एनालाइज करने वाले हैं। और माना कि ये एग्ज़ाम 1 जून को ही हुआ है, हम आपको ये सॉल्यूशन थोड़ा लेट दे रहे हैं, बट सबसे सटीक, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें लगभग 30 प्लस क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से हमें क्वेश्चन मिला हुआ है, उसका हम आज सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ठीक है, और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। देखिए, हम पेपर का जो एनालाइज है ना वो बिल्कुल अलग तरीके से करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, है ना। ये एग्जाम किसी का दिल तोड़ा, किसी का दिल दुखाया, है ना, और किसी का नैया भी पार कराया। देखते हैं किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। और पहला क्वेश्चन जो हमें मिला है ना, और स्टूडेंट के द्वारा ही क्वेश्चन मिला हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि भाई देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये आगे पीछे हो सकती है, ठीक है ना, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन हमें नहीं मिला है, तो ऑप्शन हम खुद से इसका आंसर बताएंगे। अर्थिंग में उच्च चालकता और संरक्षण के लिए किस तार का उपयोग किया जाता है ना, वो कौन सी तार है। तो आपको पता है कि ये तार एक ही है, कौन सी है, कॉपर। ये तांबा का तार है जिसमें क्या होती है, चालकता बहुत ज़्यादा होती है ना। चालकता कितना होती है, उच्च होती है 90%। इसमें चालकता 90% होती है, प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि अर्थिंग में जो लीकेज करंट हो या फिर जो बॉडी करंट है वो आसानी से अंडरग्राउंड हो सके। और ऐसा तभी संभव है जब ऐसा तार आप लगाएंगे जिसकी चालकता बहुत ज़्यादा होगी, 90% चालकता। लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा है कि कंपनियों में एल्यूमिनियम की जो चौड़ी चौड़ी 10 mm की, 15 mm की पट्टियाँ जो होती है ना, वो एल्यूमिनियम की पट्टी भी अर्थिंग के रूप में काम में लिया जा रहा है और लिया जाता है ना। तो आंसर कॉपर आपका होगा, यही उच्च चालकता और संरक्षण के लिए आवश्यक है ना। अब आपकी ऑप्शन में क्या था वो चीज़ मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पी टाइप का पदार्थ बनाने के लिए सिलिकॉन में किस पदार्थ की डोपिंग किया जाता है। डोपिंग का मतलब किससे है, अशुद्धि से, समझिएगा। डोपिंग का मतलब किससे है, अशुद्धि से है। और सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है ना, ये क्या है, एक अर्धचालक है। तो पी टाइप पदार्थ बनाने के लिए सिलिकॉन में किस पदार्थ की डोपिंग किया जाता है, कुछ भी मिला दीजिए। आलू भंटा गोभी। आलू भंटा गोभी का मतलब क्या है, आलू से क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, है ना। आलू से क्या होता है, एल्यूमिनियम। और भाटा से क्या होता है, बोरॉन, है ना। भाटा से होता है बोरॉन और गोभी से होता है गैलियम। गोभी से क्या होता है, गैलियम, है ना। ये सब कौन से हैं, ये त्रिसंयोजी तत्व हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये त्रिसंयोजी तत्व होते हैं जिसको हम डोपिंग के नाम से जानते हैं। इसमें से एल्यूमिनियम मिलाइए, बोरॉन मिलाइए, गैलियम मिलाइए, किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। ये पी टाइप के पदार्थ कहलाएंगे। किस टाइप के, पी टाइप के पदार्थ कहलाएंगे। चलिए, अगर आप चाहें तो हम इसका PDF भी आपको दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, है ना। तो इस टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो पहले से दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जब DC मोटर को स्टार्ट किया जाता है ना तो वह धुआं या गंध देती है, क्या कारण हो सकता है। इतना लॉजिकली क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई कि आपको बस अपना दिमाग चलाना होगा, है ना। मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आया हुआ है, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इसका सीधा मतलब ये होता है स्टार्टर से। अब ऑप्शन क्या था ये तो आपने हमें बताया नहीं, है ना, हम बता रहे हैं आपको। स्टार्टर ठीक से काम नहीं कर रहे, मतलब कि आपकी मोटर ओवरलोडिंग हो जा रही है। ओवरलोडिंग के कारण भी कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टर या कॉन्टेक्टर अगर डिसहोल्ड नहीं होती है, डिसकनेक्ट नहीं होती है ना, तो क्या होता है कि मैक्सिमम करंट चलने के कारण आर्मेचर का जो कॉइल होती है वो जल जाती है। और जलने से क्या होगा, या तो वो धुआं देगी या तो वो गंध देगी। इसके अलावा हाई वोल्टेज आ रही है तो भी आपकी स्टार्टर ट्रिप नहीं कर रही है ना। तो मेन यहाँ पर क्या है, स्टार्टर का ही रोल है। अब ऑप्शन में क्या था ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये तो बच्चा हर किसी को इसका आंसर पता है।
है ना। लेफ्ट हैंड रूल, मैंने आपको एक लॉजिक बताया था कि इसमें आर सिंगल है ना। अगर आप लिखेंगे इंग्लिश से मोटर तो इसमें भी आर क्या आ रही है, इसमें भी आर सिंगल आर आ रही है, इसका मतलब ये मैचिंग है। तो लेफ्ट हैंड रूल जो है वो मोटर के लिए बना हुआ है। और इसमें जो अंगूठा है ना मेरे भाई, इसमें क्या है, जो अंगूठा है वो बल की दिशा को बताती है, और इसमें जो तर्जनी है ना, जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। और इसमें जो मध्यिका है, इसमें जो मध्यिका है वो धारा की दिशा को बताती है ना। तो यानी कि मोटर के बारे में टोटल आपको इंफॉर्मेशन देती है कि मोटर काम कैसे करता है ना। बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जामिनर को भी ये क्वेश्चन पूछने में मजा आया होगा, और मुझे उम्मीद है ना आप जैसे विद्यार्थियों को भी इसका जवाब देने में मजा आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, है ना। मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इस एग्ज़ाम ने किसी का दिल तोड़ा है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि जो मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये सब इजी क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन किसी ने भेजा ही नहीं। टफ क्वेश्चनों का सामना होता तो लेवल पता चलता एग्ज़ाम पेपर का। पीएमएमसी मीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका तो हम ओनली फॉर डीसी, कहाँ पर, ओनली डीसी के लिए करते हैं। ओनली डीसी का मतलब क्या है, हम पीएमएमसी टाइप का क्या होता है, एम्पियर मीटर हो सकती है ना, एम्पियर मीटर हो सकती है, और वोल्ट मीटर हो सकती है, और वोल्ट मीटर हो सकती है ना। एम्पियर मीटर हो सकती है, वोल्ट मीटर हो सकती है। पीएमएमसी प्रकार की ये केवल डीसी सप्लाई से चलती है, जैसे कि डीसी मोटर, है ना। तो क्वेश्चन 5 भी बहुत आसान था। 6 को देखते हैं कि एसी राशि को मापने के लिए किस मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो आपका मूविंग आयरन है ना मेरे भाई, इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, मूविंग आयरन। लेकिन ये एसी सप्लाई से चलती है ना। ये क्या, एसी सप्लाई से, ये एम्पियर मीटर भी हो सकती है, एम मीटर भी हो सकती है, ये वोल्ट मीटर वीएम भी हो सकती है, ये फ्रीक्वेंसी मीटर भी हो सकती है, एफएम भी हो सकती है, ये पावर फैक्टर मीटर भी हो सकती है ना। तो जो एसी से चलती है वो एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर तीनों हो सकता है, तीनों राशियों का मापन कर सकता है। और पीएमएमसी वाला केवल वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर हो सकती है ना। तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन जो है ना ये भी आगे पीछे हो सकता है। देखिए जब इसका आंसर की आएगा तो दोबारा मैं उस आंसर की का रिव्यू आपको कराऊंगा, है ना। वहां पर देखिए दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्वेश्चन का लेवल तो वहीं से पता चलने वाला है ना। हमें तो केवल इजी क्वेश्चन मिला है, बट कोई ना, देखते चलिए अवमंदन प्रणाली का उपयोग आप कहाँ पर करते हैं। इससे बढ़िया क्वेश्चन ना, इससे बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों इस पेपर में हो ही नहीं सकता कोई। आंसर किधर जाएंगे आप, अवमंदन प्रणाली क्या होता है, डैम्पिंग सिस्टम। डैम्पिंग सिस्टम से मतलब क्या है, स्पीड को कंट्रोल करना, मीन्स गति नियंत्रण, मीन्स गति नियंत्रित करना, है ना, गति नियंत्रित करना। किस प्रकार की गति को ये नियंत्रित करता है, कंपन, है ना, किसको, कंपन को। जैसे मान लीजिए कोई मीटर है, एम्पियर मीटर है ना, उसका पॉइंटर मान लीजिए कि सर्किट में 5 एम्पियर की करंट चल रही है, तो उसका जो पॉइंटर है 5 एम्पियर पे जाकर के वो खड़ी हो जाना चाहिए, लेकिन वो हिलती कभी इधर तो कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। ये क्या हो रहा है, ये वाइब्रेशन हो रही है। इस वाइब्रेशन को हमें रोकना है, तभी तो आप एग्जैक्ट पॉइंट को पता कर पाएंगे कि 6 एम्पियर है या 5 एम्पियर है ना। तो इसके लिए मीटर में क्या किया जाता है, एक सिस्टम यूज करते हैं जिसका नाम है डैम्पिंग सिस्टम, हिंदी में कहते हैं अवमंदन प्रणाली, है ना। तो इसका उपयोग गति को नियंत्रित करने के लिए करते हैं मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट है कि तेल से भीगे कपड़े का क्या करना चाहिए, है ना। ऑयल से ये क्या है, ऑयल से ये भीगा हुआ है, तो क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए, नहीं जलाना नहीं चाहिए। कचड़े में डाल देना चाहिए, नहीं कचड़े में भी नहीं डाल सकते हम, है ना। किसी रसायन से साफ करना चाहिए या सुखाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी रसायन से साफ करना चाहिए, है ना। तेल से भीगे कपड़े को क्या करना चाहिए, किसी रसायन से साफ करना चाहिए, है ना, किसी रसायन से साफ करना चाहिए। अब आप, हर विद्यार्थी अपनी अपनी राय देगा। कोई कहेगा सर कोई भी चीज़ है अगर वो गीला हुआ है तो उसको हमें सुखाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा, वो सुखाना चाहिए। आप अपना राय जरूर बताइएगा, है ना। फिर है नेक्स्ट कि 3 फेजों के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, ये होता है आपका 120। ये है आर फेज के लिए
वाई फेज के लिए और ये है वी फेज के लिए, है ना। ये सब एक दूसरे के आर, वाई और बी, ये भी 120 अंश होता है, 120 अंश होता है, 120 अंश होता है। हर 120 मतलब कि हर फेज 120 अंश का होता है दोस्तों, इसीलिए 3 फेज को लाया गया। लेकिन 3 फेज को लाने से पहले 2 फेज भी आया था, लेकिन उसमें ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ना, वो डिफरेंस सही तरीके से नहीं हो पाता था, जिसमें क्या होता था कि जो न्यूट्रल वाली वायर होती थी ना, उसमें भी पावर लॉस होता था। इसीलिए हमने किसको बनाया, 3 फेज सिस्टम को बनाया। और 3 फेज सिस्टम को बनाने से पावर हमें बहुत ज़्यादा बढ़ के मिलने लगा, 78.5% पावर हमें बढ़ करके मिलने लगा, है ना। तो ये चीज़ होती। संतुलित भार पर उदासीन बिंदु पर धारा का मान कितना होता है। उदासीन बिंदु का मतलब किससे है, देखिए उदासीन बिंदु का मतलब ये है अर्थिंग से, है ना। देखिएगा इसका आंसर देखिएगा आप क्या होगा, जैसे कि ये आपका आर फेज, वाई फेज और बी फेज, है ना। यहीं से हम एक न्यूट्रल पॉइंट निकालते हैं, ये हमारे लिए न्यूट्रल पॉइंट है आर, वाई और बी। इस न्यूट्रल पॉइंट को हम क्या करते हैं, अर्थिंग भी कर देते हैं, इस प्रकार से ग्राउंड कर देते हैं। जब तीनों फेज में एक बराबर लोड कनेक्ट रहेगा, मीन्स 10 वाट इसमें भी, 10 वाट इसमें भी, किलोवाट में भी ले सकते हैं, 10 वाट इसमें भी लोड कनेक्ट है, तो इस समय न्यूट्रल बिल्कुल फ्री रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई करंट नहीं चलेगा। तो इसमें हम क्या कहते हैं, शून्य धारा, है ना। इसमें हम क्या कहेंगे, शून्य धारा आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर 11 नंबर है कि पतली चादर को वक्राकार काटने के लिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन है फिटर थ्योरी का क्वेश्चन है, और इसका आंसर होता है रोटरी कटर। कौन सा इसका आंसर होगा, रोटरी कटर से आप काटते हैं जो वक्र के आकार का। अब आपके ऑप्शन में क्या था भैया, ये तो आप ही बता सकते हैं, एग्जाम आपने दिया है, एग्जाम तो मैंने दिया नहीं। वर्कशॉप में लगे नियमों का पालन क्यों करना चाहिए, है ना। कोई भी रूल बनाता है, मान लीजिए आपके घर का खुद का रूल है ना। मान लीजिए कि आपने एक रूटीन बनाया कि मुझे सुबह 4 बजे जगना है। अब क्यों जगना है यार, ये कोई पूछने वाली सवाल है ना। ये कोई आपसे पूछेगा क्यों जगना है, तो आप तो बिल्कुल मुंहजबानी इसका जवाब दे सकते हैं। उसी प्रकार से वर्कशॉप में लगे नियमों का पालन क्यों करना है, सुरक्षा के लिए। किसके लिए, जीवन सुरक्षा के लिए, है ना, जीवन सुरक्षा के लिए, है ना। अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस तो LIC तो वैसे ही करा रखा होगा आपने, है ना। तो ये चीज़ है, लेकिन भले ही LIC हो मेरे भाई, लेकिन LIC को देख करके आप ऐसे खतरे नहीं उठा सकते ना, ठीक है ना। तो मैं आपको ये कभी नहीं कहूँगा कि आपने अगर LIC करा रखा है, दुर्घटना या जीवन बीमा करा रखा है, तो आप ऐसे खतरे को मोल लें, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि वोल्टेज कितना है। सिंपल सी बात है, आर आपसे पूछा है, वोल्टेज है 24, है ना, ये 6 चौके 24, 4 ओम। इतना सिंपल सा आंसर है ना, सिंपल सा आंसर। फिर सीरीज परिपथ में जेड का मान निकालने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। मुझे ये लगता है ना कि जिसने भी क्वेश्चन भेजा है, थोड़ा सा उनको या तो क्वेश्चन याद नहीं है या फिर क्वेश्चन पूछा ही इसी प्रकार से गया होगा। अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन अधूरा पूछा गया था। देखिए ये RL सर्किट के लिए होता है, RC सर्किट के लिए होता है, RLC सर्किट के लिए होता है। मैं आपको RLC सर्किट के लिए बता रहा हूँ। Z का मान Z बराबर होता है √R² और XL XC का होल स्क्वायर, है ना। ये होता है इम्पिडेंस निकालने का सूत्र, है ना। अगर RL का देखेंगे तो R² प्लस R² और अंडर R² और XL² हो जाएगा प्लस में, है ना। और RC का देखेंगे तो R² और XC² हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसको C समझिएगा, ये क्या है, C है। तो ये इसका 14 का आंसर इस प्रकार से होगा। अब ऑप्शन में RLC तीनों का दिया था या केवल RL का दिया था या RC का दिया था, है ना। इंडक्टिव सर्किट का या कैपेसिटिव सर्किट का या रजिस्टिव इंडक्टिव, तीनों सर्किट का दिया था, है ना। ये तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शक्ति गुणांक को दर्शाता है। शक्ति गुणांक का मतलब किससे है मेरे भाई, पावर फैक्टर से। ये क्या है आपकी पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर निकालने के फॉर्मूला क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स ना किसी चीज़ को रट लेते हैं, है ना, रट लेते हैं और उनको एक ही चीज़ याद होती है,
ये टेक्निकल है बाबू, ये घुमाएगा, फिराएगा, नचाएगा, है ना। कभी सर की तरफ से नचाएगा, कभी पैर की तरफ से नचाएगा, कभी दिमाग से नचाएगा। तो पावर फैक्टर जो होता है, शक्ति गुणांक, ये देखिए एक तो होता है R बटा जेड, R बटा जेड, और एक होती है पावर फैक्टर बराबर वास्तविक शक्ति, है ना। एक होती है वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति, बटा आभासी शक्ति, है ना। हम जनरेटर से किस प्रकार के पावर का एक्सपेक्ट करते हैं? वास्तविक शक्ति, वास्तव में जितना पावर जनरेट हुआ सब कुछ हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि जनरेटर हो, मोटर हो, इसमें तो लॉस होते हैं ना कुछ, है ना मेरे भाई। इसको हम ये भी लिख सकते हैं किलोवाट बटा केवीए, किलोवाट बटा केवीए। इसको हम ये भी लिख सकते हैं V इंटू आई कॉस फाई बटा V इंटू आई। अब ऑप्शन में क्या था यार? ये था, ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था, क्या था, है ना। ये तो अब आपने बताएंगे, ये आपका काम है, तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा। 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम, है ना, इतना है समांतर क्रम में, और एक है 10 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। टोटल रेजिस्टेंस बताना है। सर्किट तैयार करते हैं ना पहले अपन, ठीक है ना। देखिए ये है प्रतिरोध पहला, ठीक, और फिर यहाँ पर दूसरा प्रतिरोध है, ये है, और ये है आपकी तीसरी प्रतिरोध, ठीक है ना। इस प्रकार से रेजिस्टेंस मान लीजिए आपकी तैयार हो रही है, ये सर्किट। और एक बोल रहा है सीरीज में भी कनेक्ट है, तो लीजिए भैया सीरीज में भी हम कनेक्ट करते हैं। ये आपका सोर्स है ना, कोई बैटरी से ही कनेक्ट कर दे रहे हैं। चलिए कितना बोल रहा है? पहला 3 ओम, ये पहला वाला 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम, और ये है आपका 10 ओम, है ना। ये है कितना? 10 ओम। इसका निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक, कितना आएगा? 18 आएगा, है ना। कितना आएगा देखते हैं निकाल के। ये आप देखिएगा निकाल के 18 आएगी, है ना। 3 6 का 18, 3 6 का 18 प्लस 6 त्रिक 18, है ना, और 9 दूना 18, ये कितना होगा? सॉरी ये 9 होगा ना, 9 दूना 18, 2 होगा ना। 6 3 9 10 11, 11 बटा 18। इसको अब भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, लगाइए 0, 18 6 बार में जाएगा, कितना हो गया? 108, 6 बार में जा रहा है। और प्लस 10 है, इसको आपको जोड़ना है, प्लस 10 तो हो गया आपका 10.6 प्रतिरोध पूछा है ना, ओम। ये आपका फाइनल आंसर हो गया 10.6 ओम। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 10.6 ओम। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों ना सिर्फ आपको आपका स्कोर बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। क्वेश्चनों भी दोस्तों आपका हेल्प करते हैं, है ना। अगर क्वेश्चनों को आपने समझ लिया ना, क्वेश्चनों को अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन आपका बेशक दोस्तों हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं क्वेश्चन आपके दुश्मन बन के आते हैं एग्जाम में, बस आपको समझना होता है। अर्थिंग के लिए किस कलर के तार का प्रयोग किया जाता है? ये कोई कहने वाली बात है, हरा रंग का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि केबल में एलो ग्रीन भी प्रयोग की जाती है ना, एलो ग्रीन भी प्रयोग की जाती है। इस केस में क्या होता है कि मान लीजिए ये है आर फेज, ये है वाई फेज, ये है बी फेज, ये है न्यूट्रल फेज। अगर आर वाई बी और न्यूट्रल, है ना, और एक होगा अर्थिंग का, ये कौन सी अर्थिंग। अगर 5 कोर वाली कोई केबल है, अंडरग्राउंड तरीके से हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, मान लीजिए कि 66 किलो वोल्ट वोल्टेज को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। अगर इसमें से कोई सा भी एक फेज फेल हो गया, जैसे कि बी वाला फेज फेल हो गया, या फिर नहीं येलो वाली, ये कौन सी है? ये येलो वाली फेज अगर फेल हो गया, टूट गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब कि जल गया, खराब हो गया, ठीक है ना। तो अब एक तो इतनी महंगी केबल, अगर इस केबल को हम बदलना चाहेंगे तो इतनी महंगी एक तो केबल, और दूसरी बात ये भी है कि हम अंडरग्राउंड को पूरा खोदेंगे, बहुत ज़्यादा लागत आएगी, बहुत ज़्यादा खर्च आएगी। तो एक फेज के चलते इतना बड़ा खर्चा, इतना बड़ा रिस्क हम ले नहीं सकते। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो एलो ग्रीन है ना, ये अर्थिंग जो है, ये
येलो ग्रीन कलर की रहेगी, इसमें हम एलो फेस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इन तीनों फेस में से कोई सा भी एक फेस खराब हो गया ना, तो इस अर्थिंग वाले तार को हम फेस के रूप में काम ले सकते हैं। और अब बात रही कि हम ग्राउंड कैसे करेंगे, अर्थिंग कैसे करेंगे, तो अर्थिंग फिर हम सिस्टम से डायरेक्ट कर देंगे, है ना। ये तरीका होता है, ठीक है, क्योंकि एक फेज के फेल हो जाने से हम पूरे केबल को नहीं चेंज कर सकते। येलो ग्रीन इसीलिए प्रयोग किया जाता है ना। तो येलो ग्रीन भी अर्थिंग का कलर होता है, हरा भी कलर होता है। तो इसका आंसर ये हो गया। किस प्रकार के एम्पलीफायर की दक्षता सबसे उच्च होती है, मैं आपको सारा बताऊंगा। ए जो होता है विदाउट कपलिंग, विदाउट कपलिंग कितना होता है, ए का 35%, जिसको डायरेक्ट कपलिंग भी कहते हैं। और ट्रांसफार्मर कपलिंग जो होता है इसका हो जाता है 50%। अब देखिए, ट्रांसफार्मर अगर आपने कपल्ड कर दिया तो फिर इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, ए का हो गया। बी का होता है 78.5%, है ना, 78.5%। एक होती है ए बी एम्पलीफायर, ये होती है 50 से 78.5%। एक होती है सी एम्पलीफायर 90%, है ना। अब बताइए 90% की तरफ जाएंगे, अब किस ऑप्शन में 90% वाला ये था, है ना, ये आप बताएंगे। ये काम किसका है, ये काम आपका है। जो भी विद्यार्थी थोड़ा सा भी दोस्तों मेहनत करके गया होगा ना, वो अपनी किस्मत तो चमका के ही आया होगा, है ना। बल्बों की लड़ी के टिमटिमाने का क्या कारण हो सकता है? कई बार आपने देखा होगा कि शादियों ब्याहों में जो डेकोरेशन के लिए लाइटें लगी होती है ना, कुछ लाइटें तो सही जल रही होती हैं, लेकिन कुछ लाइटें खराब जलती हैं। रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, रीज़न यहाँ पर अलग अलग हो सकता है ना मेरे भाई। पहला, सोर्स, जो स्रोत है ना, सोर्स में उतार चढ़ाव, सोर्स में क्या है, उतार चढ़ाव, मीन्स वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, वोल्टेज अप हो रहा है, डाउन हो रही है, अप हो रही है, डाउन हो रही है। और दूसरी रीज़न हो सकती है कि बल्ब संयोजन ढीला, बल्ब संयोजन ढीला का मतलब क्या होता है? कई बार ऐसा भी होता है ना कि होल्डर को, मतलब कि होल्डर में आप बल्ब को सही तरीके से फिट नहीं करते। कई बार ऐसा हुआ है, मैंने खुद देखा है ना, तो भी ये केस होता है। और फ्रीक्वेंसी, अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी नहीं है, अगर इससे कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है ना, ज़्यादा तो होने का चांस नहीं है, कम होने का चांस है। आप किसी भी एलईडी को आप मोबाइल के कैमरे से जूम करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि एलईडी बल्ब जो है फ्लिकरिंग कर रही है, लेकिन 50% हर्ट्ज है, तो ये जल्दी जल्दी फ्लिकरिंग कर रही है, जो हमें आंखों से साफ दिखाई नहीं दे रही है ना, लेकिन कैमरा उस गलती को पकड़ ले रहा है। जितना कम फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा टिमटिमाएगी आपकी ये लैंप। अब ऑप्शन में क्या था, है ना, ये आपका काम है। नेक्स्ट है, पल्स चार्जिंग विधि द्वारा किस बैटरी को चार्ज किया जाता है? तो ये होता है मेरे भाई लिथियम, ये कौन सी है, लिथियम आयन सेल, है ना, ये कौन सी होती है, लिथियम आयन सेल इज करेक्ट आंसर। लिथियम आयन सेल जो मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप में इस्तेमाल करते हैं, है ना, पल्स चार्जिंग विधि द्वारा। और पल्स की जो चौड़ाई होती है, पल्स की जो विड्थ होती है ना, उसको कंट्रोल किया जाता है। सेलों को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए। किसके लिए? वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। सिलिकॉन में गैलियम मिलाने पर पी टाइप के अर्धचालक बनते हैं, पी टाइप के ये अर्धचालक तैयार होते हैं, है ना। तो सिलिकॉन, मैंने आपको बताया था ना, आलू गोभी भाटा कुछ भी मिला दीजिए, है ना, ये क्या है, गोभी है, गोभी मीन्स गैलियम, गोभी मीन्स क्या है, गैलियम, है ना। ये अपना एक तरीका है याद करने का, अपना एक अंदाज है याद करने का, है ना, अपना एक सिस्टम है याद करने का। अर्थिंग में कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? अब ये फंसने वाली क्वेश्चन है, बहुत सारे विद्यार्थी गलत किए होंगे। देखिए ऑप्शन सी क्या है, तापमान, बिल्कुल ये मैटर करता है, तापमान मैटर करता है मेरे भाई। नमी जल का भराव, नमी जल का भराव तो करता ही है ना, तभी तो हम रॉड के, अर्थिंग रॉड के आसपास नमक कोयला पानी डालते हैं ना, तेल नहीं, नमक कोयला पानी, ताकि मॉइस्चराइज जो है वहाँ पर बनी रहे। सब स्टेशन से दूरी, हम खुद पढ़ते आ रहे हैं ना कि घरों से 1.5 मीटर की दूरी में अर्थिंग को स्थापित करना चाहिए।
तो जब घरों के लिए बात कही गई है तो सब स्टेशन के लिए भी बात कही गई होगी ना। बात आती है ज़मीन का प्रतिरोध। हम कतई नहीं चाहते कि ज़मीन का प्रतिरोध से हमें सख्त नफरत है, हम चाहते हैं कि ज़मीन का प्रतिरोध कम से कम हो। इसीलिए तो ये सब कुछ डालते हैं, जल डालते हैं, कोयला डालते हैं, पानी डालते हैं, नमक डालते हैं, है ना। तो नमी का प्रतिरोध ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, इसीलिए हम इसको अगर रहता भी है ना तो भी हम कम कर देते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ज़मीन का प्रतिरोध, है ना। आंसर क्या होगा, ज़मीन का प्रतिरोध ही इस करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल हमें पता है कि हम आपको सॉल्यूशन काफ़ी लेट दे रहे हैं, 3-4 दिन बाद दे रहे हैं, लेकिन कितना सिस्टमैटिक दे रहे हैं ये भी देखिए। फ्लक्स कमज़ोर होने पर डीसी मोटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने आपको बहुत सॉल्यूशन दिया था इसका डीसी मोटर पर, है ना, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन दिया था दोस्तों। आप देखिएगा यहाँ पर स्पीड जो होती है वो बैक ईएमएफ के समानुपाती और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोल रहा है कि फ्लक्स कमज़ोर होने, कमज़ोर का मतलब फ्लक्स घट रही है, स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा, बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगी, गति बढ़ेगी। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, गति बढ़ेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा 24 का, गति बढ़ जाएगी, है ना। पूरा क्वेश्चनों को अटेंड करके जाइएगा। टोटल क्वेश्चन है 30, लगता है 30+ भी है ना। डीसी जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं ब्रूस्टर के रूप में, है ना। किसके रूप में, ब्रूस्टर के रूप में। जो डीसी का ट्रांसमिशन लाइन होता है ना, वहाँ पर जब वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, जैसे कि यहाँ से हम यहाँ तक की दूरी 500 किलोमीटर है, यहाँ से हम यहाँ पर ट्रांसमिट करते हैं, है ना। वोल्टेज सिंपल सी बात है, ड्रॉप होती होती है, उस ड्रॉप वोल्टेज को कवर कौन करेगा, ब्रूस्टर। अल्टरनेटर की आवृत्ति को कौन सा कारक प्रभावित करता है। मुझे लगता है ना बड़ा सिंपल सा आंसर है। देखिए, सिंक्रोनस स्पीड बराबर सप्लाई फ्रीक्वेंसी गुणे पोल। अब हमें पूछा क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, है ना। अब यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है आपसे कि समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो सिंक्रोनस स्पीड भी है, ये क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र गति, चुंबकीय क्षेत्र की गति है, और ये जो है मेरे भाई ये है पोल। सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, तो सोलेनॉइड कैसा होता है, देखिए सबसे पहले इस प्रकार की सोलेनॉइड होती है ना, ये आपकी सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड के अंदर ऐसा, कैसा, ऐसा, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना। ये देखिए, तो ये इस डायरेक्शन में उत्तर दक्षिण होता है। अंदर कैसा होता है ये मैं आपको लिखा दे रहा हूं ना। अंदर में होता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, और बाहर जो होता है जस्ट उल्टा, बाहर जो होता है ये होता है दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर, है ना, उत्तरी ध्रुव की ओर। तो इस प्रकार से सोलेनॉइड होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, पूछा है आपसे अंदर की तरफ, तो अंदर उत्तर से दक्षिण चलता है और बाहर दक्षिण से उत्तर चलता है ना। दो ही दिशा होती है चुंबक के, पूर्व पश्चिम नहीं होता है ना। ऐसा नहीं कि पूर्व पश्चिम भी आपका, लेकिन ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है। विद्युत चुंबक किस कारण से बनता है, विद्युत चुंबक एसी, अगर मान लीजिए कोई एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, उसमें आप कॉइल लपेट करके एसी सप्लाई दे रहे हैं, तो उसमें एक चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है, यही चुंबकीय पदार्थ है। सिंक्रोनस मोटर में पावर फैक्टर कैसे बढ़ता है, उत्तेजना के कारण। किसके कारण मेरे भाई, उत्तेजना। उत्तेजना मीन्स एक्साइटेशन। जैसे कि अगर सामान्य एक्साइटेशन है, तीनों केस बताऊंगा, सामान्य एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन, ओवर अंडर एक्साइटेशन, है ना, ओवर अंडर एक्साइटेशन, तीनों का सुनिए। इसमें क्या होता है, सामान्य में इकाई पावर फैक्टर होती है, इस केस में क्या होती है, इकाई पावर फैक्टर, है ना, और अंडर में होती है लैगिंग, लैगिंग पावर फैक्टर। ओवर में होती है लीडिंग पावर फैक्टर, इसमें क्या होती है, लीडिंग पावर फैक्टर, है ना। तो सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर किससे कैसे बढ़ता है, एक्साइटेशन से बढ़ता है। जैसा एक्साइटेशन उस प्रकार की पावर फैक्टर। रासायनिक क्रिया में इलेक्ट्रॉन को कौन त्यागता है, ये तो अपचायक है मेरे भाई, इसको हम क्या कहते हैं,
अपचायक है। ये मेरे लिए भी क्वेश्चन बड़ा आसान है यार, ये जितने क्वेश्चन है ये मेरे लिए भी बड़ा आसान है, आप ही के लिए नहीं, ये मेरे लिए भी। और भी है यार, यदि वोल्टेज धारा से आगे है तो सर्किट किस प्रवृत्ति की होगी, ये लैगिंग नेचर का होगा। किस नेचर का होगा, लैगिंग नेचर का, है ना, जिसको हम कहते हैं लैगिंग प्रकृति। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर किस सेल का निर्माण किया जाता है बताइए, ये तो क्वेश्चन में बहुत विद्यार्थी फंसे होंगे। इस सेल का नाम होता है ईंधन सेल, इसको हम क्या कहते हैं, ईंधन सेल इज करेक्ट आंसर। पीपीई का उपयोग क्यों किया जाता है, पीपीई का मतलब होता है पर्सनल, लिखिएगा पर्सनल प्रोटेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, है ना। इक्विपमेंट, पर्सनल का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, व्यक्तिगत सुरक्षा, है ना, व्यक्तिगत सुरक्षा। व्यक्तिगत सुरक्षा बसों में लिखा होता है ना, सवारी अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें। स्वयं का मतलब क्या है, व्यक्तिगत, अपना, पर्सनल, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, है ना। ये कोरोना के टाइम पे इसका खूब पालन किया जाता था। चलिए, टोटल क्वेश्चन का निपटारा हो गया, टोटल क्वेश्चन हो गया, है ना, सभी क्वेश्चनों का एनालाइज दोस्तों हो गया। और जितना क्वेश्चन मुझे मिला था ना, सभी क्वेश्चनों को मैं दिखा दिया आपको और समझा दिया इसका आंसर क्या होगा। हो सकता है कि मैंने जो सॉल्यूशन दिया है ना, उसमें कुछ ऐसे आंसर मैंने बताया होगा कि जो ऑप्शन में ही नहीं रहा होगा, है ना, लेकिन मैंने आपको बताया आंसर सही है। अब ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में क्या है ये तो आपको पता है, या फिर अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो फिर आंसर की जब आएगा उसमें पता चलेगा। ठीक है, दो ही बातें हो सकती है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दूसरे विद्यार्थियों तक, है ना, चाहे वो एमपीपीसीएल का एग्जाम दिया हो या फिर ना दिया हो, अगर देने वाला हो तो उसको लेवल पता चलेगा, तो उनको भी पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो जितने क्वेश्चन थे उनका निपटारा हमने कर लिया है। ये सॉल्यूशन कैसा लगा आपको, बिल्कुल दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा ज़रूर, और वीडियो को एक थम्स अप करते जाइएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए सेशन में, तब तक के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।